नमस्कार, आदाब, रेड मैक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे पिछले 2 रातों से घमासान जंग चल रही है। इसको ऑफिशियल युद्ध तो नहीं कह सकते क्योंकि किसी ने दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर वॉर जो है डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन जिस तरह से जिस घमासान जो मचा हुआ है बॉर्डर पे, उसको ये देख के लगता है कि प्रोबेबली पिछले कई सालों में ये सबसे बड़ा जिसको कह सकते हैं झड़प, सबसे बड़ी झड़प जो है वहां पे हो रही है। इसकी शुरुआत जो है वो अभी से 4 दिन 5 दिन पहले हुई, जब पाकिस्तान के औरकजई एजेंसी में एक जगह पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हमला हुआ और उसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। 11 के आसपास उसके सैनिक मारे गए, जिसमें से 2 ऑफिसर्स थे। उसी हमले में तकरीबन 20 के आसपास टीटीपी के जो फाइटर्स थे वो भी मारे गए। उसके बाद ये डिसीजन हुआ मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कि जो इनके बेसेस हैं या ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, हेडक्वार्टर्स हैं जो अफगानिस्तान के अंदर हैं, उस पे हमला की जाए। ये डिसीजन इस चीज के साथ भी कोइंसाइड कर रहा था जब आमिर खान मुतक्की जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका भारत दौरा हो रहा है। जब से तालिबान का वापस से अफगानिस्तान पे कब्जा हुआ है, जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ वो डिटोरिएट कर रही है। पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि जो टीटीपी है वो उसके हेडक्वार्टर, सेफ हेवन और तमाम चीज़ें अफगानिस्तान के अंदर हैं और तालिबान उसको मदद करता है पाकिस्तान के अंदर हमला करने में। तालिबान का ये कहना है कि वो यहाँ रहते जरूर हैं, उनकी फैमिली जरूर है, वो हमारी ट्राइबल लॉयल्टी है। मिलमस्तिया एक चीज़ होती है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि अफगान ये कहते हैं कि जो अगर कोई मिलमस्तिया डिमांड करता है, कोई ये गेस्ट हमें कहता है कि हम यहाँ पे आपके यहाँ रहना चाहते हैं, आपका खाना खाना चाहते हैं, तो हम उसको मना नहीं कर सकते। तालिबान का यही पोजीशन था ओसामा बिन लादेन को लेके भी। उसका कहना था कि वो लादेन को हटा नहीं सकता था क्योंकि लादेन ने उससे कहा था कि वो मिलमस्तिया मांग रहा था। अब ये ट्राइबल स्ट्रक्चर में तो ये सारी चीजें चलो अपना सुनने में ठीक भी लगती है, एडजस्ट भी हो जाती है, लेकिन मॉडर्न जो पॉलिटिक्स है उसमें इनकी कोई जगह जो है वो नजर नहीं आती। और ये इस साल 2025 जो है वो पर्टिकुलरली पाकिस्तानी मिलिट्री के लिए ज़्यादा ब्लडी रहा है क्योंकि बड़ी तादाद में उसके सोल्जर्स और पुलिसमैन जो हैं वो इस साल टीटीपी के हमलों में या और जो हमले हैं बीएलए और जो ग्रुप्स हैं उसके हमले में मारे गए हैं। तो उसके बाद ये 2-3 महीनों से ये एक जिसको कह सकते हैं एक ओपिनियन क्रिएट किया जा रहा था, एक हामी ली जा रही थी जो रीजनल पावर्स हैं उससे कि इस तरह की कोई अटैक जो है वो अफगानिस्तान के अंदर की जाएगी। और एक तरीके से अमेरिका का गो हेड भी उनको मिल गया था और यही कारण था कि ये जो अभी कई महीनों से पाकिस्तान जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो वो चापलूसी कर रहा था कि वो सेंटकॉम के कमांडर को वो अवार्ड देना और इस तरह की चीज़ें, उसका जो उसके पीछे जो वजूहात थे वो ये थे कि इन जगहों पे अटैक करना है। तो पहले तो जो 3 दिन पहले कुछ जो टीटीपी के हेडक्वार्टर्स और बेसेस थे उन पे अटैक किया गया, लेकिन उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान ने नहीं ली। वो मोस्टली ड्रोन से अटैक किया गया था, उन जगहों को डिस्ट्रॉय भी किया गया, बड़ी तादाद में उसमें टीटीपी के मिलिटेंट्स मारे भी गए हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान ने नहीं ली थी। लेकिन उसके कल रात यानी परसों रात फिर क्या हुआ कि तालिबान ने कुछ जगहों पे पाकिस्तान के अटैक किया, जिसमें से कि एक पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था जहाँ पे अटैक किया गया और बड़ी तादाद में वहाँ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो मारे गए। मेरे ख्याल से 6, 8 या 9 ऐसे मारे गए। तो ये अटैक जो है एक तरीके से एक ट्रैप था, जिस ट्रैप में जो पाकिस्तानियों ने बिछाया था तालिबान के लिए और तालिबान उसमें फंस गया। क्योंकि तालिबान ने क्या किया फिर कि ये जो कल जो उन्होंने पुलिस ट्रेनिंग बेस पे अटैक की, उसकी तस्वीरें जो है वो ऑफिशियल चैनल से उन्होंने रिलीज़ की। और नॉर्मली वो क्या करते थे कि उनको कुछ अटैक भी करना है तो टीटीपी की आड़ में करते थे, लेकिन वो टीटीपी की आड़ में ना करके अफगानिस्तान तालिबान ने इसको तस्लीम भी किया तो अपने ऑफिशियल चैनल से किया। और जो वहाँ पे उनके फाइटर्स जो मारे गए हैं वो जो हमले करने से पहले जो उनकी तस्वीरें थी उसको भी रिलीज़ की। पाकिस्तान इसी के इंतज़ार में था
जैसे ये हुआ उसके बाद एक ऑपरेशन उसने शुरू किया। मेनली कोशिश ये हुई कि जो जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन जिन जगहों से होता था, स्पेशली खुर्रम एजेंसी जो पाकिस्तान की है उसका जो गावी सेक्टर है, वहाँ पे उन्होंने ताबड़तोड़ जो है फायरिंग शुरू कर दी। रिटेलिएटरी फायरिंग उधर अफगानिस्तान से भी होने लगी। लेकिन जैसा होता है इस तरह के केसेस में कि जो कन्वेंशनल पावर होती है वो और गुरिल्ला पावर जब बॉर्डर पोस्ट पे लड़ते हैं तो फिर ये होता है कि बर्तरी जो है वो कन्वेंशनल फोर्स की होती है, क्योंकि वो फार इजियर और इन लार्जर नंबर कन्वेंशनल फायर पावर को वो कंसंट्रेट कर सकता है उस सेक्टर में। यानी फायर पावर जो उसके पास है उसको ला के कंसंट्रेट करना उसके लिए आसान हो जाता है रेदर देन जो मिलिटेंट्स हैं। तो ये वहाँ पे देखने को मिला। मेनली अटैक जो है वो तालिबान ने 3 जगहों पे अटैक जो है कि कुनार, नंगरहार और नूरिस्तान, ये जो इलाके अफगानिस्तान के वहाँ से मेनली अटैक्स आए। उसी के बाद अटैक्स जो है पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुआ। मोस्टली जो उनके एयर एसेट्स हैं उनको मोबिलाइज किया गया और जो रिपोर्ट हमारे पास है उसके हिसाब से हेलमंड, कंधार, खोस्त, पख्तिया और पख्तिका, ये जो सारे प्रोविंस हैं इनमें कई जगहों पे हमले किए गए, जिसमें कि जो ट्रेनिंग बेसिस थे यानी अफगानिस्तान तालिबान के जो ट्रेनिंग बेसिस थे और टीटीपी के जो बेसिस थे उस पे जो है वो हमला किया गया। तालिबान के जो मोस्टली स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे वो अजीज़, रवात और जो नाका जो ये जो पोस्ट हैं बॉर्डर एरिया के उस पे जो है वो कब्जा किया गया है। टोटल करीब 11 फॉरवर्ड एरियाज़ और पोस्ट पे पाकिस्तानियों ने कब्जा किया तालिबान के। जैसा मैंने कहा क्योंकि ट्रेडिशनल लड़ाई थी और आप बिगर फायर पावर कंसंट्रेट कर सकते थे, तो उससे ये हुआ कि जो है वहाँ से अफगान जो तालिबान है वो भाग गए। वो सारे पोस्ट पे अभी पाकिस्तान का फ़िलहाल कब्ज़ा है। जो कुछ और बड़े पोस्ट थे जिसमें अंगूर अड्डा बहुत बड़ा पोस्ट है जहाँ से टीटीपी जो है मोस्टली एंटर करती है, उस पर भी कब्ज़ा किया गया, वहाँ भी अटैक्स किए गए हैं। और साथ में अच्छा ये अटैक मल्टीपल डोमेन में है, यानी एयरफोर्स से भी किया जा रहा है, मोटर फायर से भी, आर्टिलरी भी यूज हो रही है, स्मॉल आर्म्स एक्सचेंजेस भी हो रहे हैं। यानी जो फुल स्पेक्ट्रम होता है उसका यूज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। करीब 4 दफ़े कल तालिबान ने ऑफ़र किया सीज़ फायर के लिए, लेकिन उसको रिजेक्ट किया है पाकिस्तानियों ने और वो लगातार हमले करते रहे। लेकिन जो प्राइमरी यहाँ पे टारगेट था वो ऐसा लग रहा है कि स्पिन बोल्डक जो जगह है अफ़गानिस्तान में जहाँ तालिबान का जो सबसे बड़ा यानी ट्रेनिंग बेस कह लीजिए, एम्यूनिशन डिपो जो भी कह लीजिए, वो वहाँ पे है जिसको असमतुल्ला खान कैंप कहते हैं। असमतुल्ला खान कैंप और उसी के पास में जो मनोजाबा कैंप है उन दोनों पे अटैक किया गया है। और जो वीडियो हमारे पास आई है उसके एनालिसिस से ऐसा लग रहा है कि उसमें GBU-10 जो 2000 पाउंड का जो एक बॉम्ब होता है तकरीबन 950 किलो का, ये हार्डेंड पोजीशंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है। प्रेसिजन स्ट्राइक होती है इसकी, जो सीमेंटेड और इस तरह के जो डग अप स्ट्रक्चर्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है। साथ में साथ इसकी कैपेबिलिटी ये है कि जो सेकेंडरी फायर होता है वो भी ये वहाँ पे क्रिएट करता है। तो वीडियो से ऐसा लग रहा है कि उसको यूज किया गया। हम वीडियो नहीं चला सकते क्योंकि अगेन यूट्यूब के अपने रिस्ट्रिक्शंस हैं, पर हमने वो आपको स्टिल्स जो हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं उस एरिया से, स्पिन बोल्डर के एरिया से। लेकिन जो प्राइमरी कंसंट्रेशन था वो एक जगह है जिसको जुआ कहते हैं, वो बिरमल डिस्ट्रिक्ट में है, पख्तिका प्रोविंस के। ये वो एरिया है जहां बड़ी तादाद में टीटीपी के लोग जो हैं वो रहते हैं, उनके कमांडर्स, उनकी फैमिलीज़ और तमाम लोग रहते हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह चाइना ने एक डील ब्रोकर की थी जिसमें कि चाइना, टीटीपी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान दोनों चारों इन्वॉल्व थे। उसमें ये हुआ कि चाइना ने ये जो तहरीक तालिबान के जो कमांडर वहाँ रहते थे उनको कुछ पैसे दिए गए, कुछ पैसे तालिबान को भी दिए गए जो अफगानिस्तान तालिबान है, और उनसे कहा गया कि ये बॉर्डर एरिया जो पख्तिया, पख्तिका, खोस्त जहाँ से ये अटैक करते हैं उन जगहों से इसको मूव करके अंदर के प्रोविंसेस में ले जाया जाए बल्क में, जहां वो रह सकते हैं। कुछ लोग वहां से रिलोकेट हुए, कुछ लोग रिलोकेट नहीं हुए। तो अब उस एरिया के पास जो एक हिल है, जिस हिल जो स्ट्रेटेजिक हिल है, क्योंकि उस हिल से जो पूरा का पूरा व्यू जो है उस एरिया का आता है जहां टीटीपी ऑपरेट करती है, वो जिसको मरगा बाज़ार कहते हैं। तो वो उस हिल पे पाकिस्तानियों ने कल कब्ज़ा कर लिया है। वो जो हिल है वहाँ से एक क्लियर व्यू में 3 किलोमीटर पे मरगा बाज़ार है। यानी ये सारे जो टीटीपी के हेडक्वार्टर्स, उनके घर, उनके फैमिली, ये तमाम जो हैं वो अब क्लियर लाइन ऑफ फायर में हैं। उन जगह से मोटर फायर बहुत ईजिली कंसंट्रेट किया जा सकता है इन एरियाज़ में और यहाँ पे डिस्ट्रक्शन की जा सकती है। तो इस पे पाकिस्तानियों ने अभी कब्ज़ा कर लिया है।
अब आगे की सिचुएशन क्या होगी वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है कि क्या ये फुल फ्लेजेड वॉर की शक्ल लेगी। अगर फुल फ्लेजेड वॉर की शक्ल लेती है तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि एयरफोर्स जो है जिन पोस्ट पे आपने कब्जा किया है, तालिबान के लिए नियर टू मीडियम टर्म में उन पोस्ट को छुड़ा पाना, उन फॉरवर्ड बेसिस को छुड़ा पाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि अगर तो ये वॉर में डिक्लेयर होता है तो फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स क्या करेगी कि पीछे जो ब्रिजेस हैं, जो रोड्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करेगी। और साथ ही साथ जो कॉन्वॉय आ रही है, जो पीछे से जो जिसको आप कह सकते हैं कि कॉन्वॉय आती है हेल्प करने के लिए, यानी रिइंफोर्समेंट के लिए जो कॉन्वॉय आ रही है, उस पे वो अटैक करना शुरू करेगा। तो दो तरीके से, एक तो कॉन्वॉय जहाँ पे जनरेट हो रही है, आपने वहाँ पे उन टैंक्स को और फाइटिंग व्हीकल्स पे आपने अटैक किया। और दूसरा ये कि वो जिन ब्रिजेस को क्रॉस करके, जिन नदियों को क्रॉस करके यहाँ आएंगी, आप उसको डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि कंसंट्रेशन ऑफ फोर्सेस जो है उनकी ना हो सके। लेकिन ये देखना होगा कि क्या इस फेज में हम पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी। पर फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ वहाँ पे नज़र आ रही है कि इन स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पे पाकिस्तानियों का कब्जा हो गया है। आज लेट नाइट, आज सुबह से बहुत ज़्यादा कोई एक्सचेंज ऑफ फायर इस तरह की कोई चीज़ जो है नज़र नहीं आई। ये हो सकता है कोई बैकग्राउंड में कोई नेगोशिएशन टाइप की चीज़ चल रही हो जिसका हमें नहीं पता है। लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि ये जो यानी सरगर्मी जो है वो बॉर्डर पे वो बहुत बढ़ गई है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब से 2 दिन से ये यात्रा हो रही है तो कई लोग ये बात कह रहे हैं कि अगेन वही जो पुरानी चीज़ है कि वो बार बार नहीं कहते कि हम मास्टर स्ट्रोक है। तो उसको मैं एड्रेस करना चाह रहा था। एक प्राइम मिनिस्टर का एक ट्वीट जो है वो बड़ा वायरल हो रहा है, फिर से 2017 की ट्वीट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की हिपोक्रेसी को बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान कहता था कि गुड तालिबान, बैड तालिबान, अब कह रहा है कि सब तालिबान बैड है। तो अब लोग इसको उसके अगेंस्ट में यूज कर रहे हैं कि भाई आप भी तो कह रहे थे सब तालिबान बैड है, तो आज उसके साथ गलबहियाँ क्यों कर रहे हैं। तो दिक्कत ये है कि ये बेसिकली डायरेक्ट करता है, ये इशारा करता है कंप्लीट कोलैप्स जो हमारे फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे हमारा हुआ है उसके तरफ इशारा करता है कि हमने ये स्थिति में हम पहुंच गए हैं कि हम अब जीरो सम गेम पे आ गए हैं। जीरो सम गेम फॉरेन पॉलिसी गोल का सबसे निकृष्ट जो है वो इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर तो इनको ये लगता है कि अफगान ये तालिबान के साथ मिलके ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए क्रिएट कर सकते हैं तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, शॉर्ट टर्म में ये आप कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है क्योंकि ये जो रीजनल लैंडस्केप है वो कम्प्लीटली बदल चुका है। अव्वल तो ये देखिए, यही बात 15 साल पहले हम लोग कहते थे जब भारत जो है वो नॉर्दर्न अलायंस के लिए करता था। हम कहते थे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो सम गेम है, इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। और वही हुआ, 15 साल हमने पैसे पानी की तरह बहाए और हमें वहाँ से कुछ नहीं मिला। अब वही बात तालिबान के साथ कर रहे हैं। एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है डोभाल साहब का, जिसमें डोभाल साहब कहते नज़र आ रहे हैं कि तालिबान जो है वो मर्सनरी है, पैसे को लिए लड़ता है और हम उसको ज़्यादा पैसा देंगे तो हमारे लिए लड़ेगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन फिर यही बात है कि अगर वो मर्सनरी हैं और पैसे के लिए लड़ते हैं तो आपसे ज़्यादा जिनके पास पैसा है वो उनको ज़्यादा पैसा दे सकते हैं। अब रीजनल लैंडस्केप इस तरह से है कि जो भी रीजनल पावर है, स्पेशली पाकिस्तान हो, ईरान हो और चाइना हो, वो नहीं चाहता कि यहाँ पे आउटसाइड इन्फ्लुएंस कोई अफगानिस्तान पे बने। चाइना स्पेशली नहीं चाहता क्योंकि वाखान कॉरिडोर उनका जुड़ा हुआ है सिंजियांग प्रोविंस और वो नहीं चाहते कि इस आतंकवाद का ये अड्डा बन जाए। तो अगर उनको ये लगेगा कि तालिबान जो है उनके कंट्रोल से बाहर जा रहा है तो उनके पास दो ऑप्शन है, या तो आपसे ज़्यादा पैसा चीनियों के पास है तो वो पैसा दे के उसको खरीद सकते हैं मर्सनरी को, या वो डिवास्टेट कर सकते हैं उनके इकोनॉमी को और तमाम चीज़ों को। यहीं पर एक दूसरी भी चीज़ आती है जिसमें लोग ये बार बार ये कहते हैं कि ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर है अफगानिस्तान। तो उन्होंने सोवियत यूनियन को हराया है और अमेरिका को हराया। लोग इसमें भूल जाते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ वो वर्क नहीं करता, क्योंकि सोवियत यूनियन हो चाहे अमेरिका हो, उसके हराने में अफगानिस्तान जो है इसलिए कैपेबल रहा है क्योंकि वो एक ट्रेचरी जो है वो वहाँ पे पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान उनको इंटेलिजेंस सप्लाई करता है, आर्म ट्रेनिंग देता था, सब कुछ करता था जिससे वो इनसे लड़ने को में कामयाब रहे। अगर पाकिस्तान से वो लड़ाई हो रही है तो सडनली वो जो आपको रीजनल फैसिलिटेटर का जो एक पोजीशन है वो आपकी खाली हो जाती है। भारत उसको इसलिए भर नहीं सकता क्योंकि उसके लिए आपको रीजनल कंट्रीज के थ्रू आपको आर्म्स और चीज़ें भेजनी पड़ेगी, और यहाँ पे अभी कोई रीजनल कंट्री ऐसा नहीं है जो ये चाहेगा कि ईरान, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो उज्बेकिस्तान हो, कोई नहीं चाहेगा कि तालिबान के पास जो है वो हथियार जो है वो सप्लाई की जाए, उसकी ट्रेनिंग उस तरह से की जाए।
तो ये जो गोल्स हैं बहुत लिमिटेड हैं। दूसरा ये कि पाकिस्तान के पास बहुत सारे लिवरेजेस हैं। अभी 2023 से उन्होंने 1 मिलियन अफगान को वापस भेजा है, तो उसी में अफगानिस्तान की इकोनॉमी जो है चरमरा गई है। 3.5 मिलियन और बचे हुए हैं। अगर वो 3.5 मिलियन जो है पाकिस्तान उनको भेजने लगा तो उनके लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। छोटा से छोटा जो रसद है, तेल है, हर कुछ है, वो पाकिस्तान के थ्रू जाता है। तो ये जो लिवरेज पाकिस्तान के साथ है वो उसको यूज कर सकता है अगर ये पॉलिटिकल डिसीजन हुआ। याद रखें कि इमरान खान की हुकूमत जो तालिबान की हामी थी, जिनको इसलिए उनको तालिबान खान भी कहा जाता था, उसको बिल्कुल कुचल दिया गया। निकट भविष्य में उनके वापस सरकार में आने की कोई ये नहीं है। तो एक जो जिसको कह सकते हैं कि एक जो ये जो हाइब्रिड गवर्नमेंट पाकिस्तान की है, जिसमें मिलिट्री सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन मिल के काम कर रही है, उसमें जो सिविलियन नेचर था, जो सिविलियन कंपोनेंट उसका था, वो जो रोकता था इन हमलों को, वो सडनली खत्म हो गया है। तो अगर ख़त्म हो गया है तो हाथ खुल गए हैं, यानी दोनों सेम पेज पे हैं इस पे कि भाई इनको इनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते, इनको आप पहले मारें बड़ी तादाद में, फिर जाके इनसे आप डिस्कस करें। तो अगर इस पेज पे हैं तो ये ऑपरेशंस जो है वो चलते रहें। डिस्टेबलाइज हो गया है रीजन, ये आगे काफ़ी दिनों तक इस तरह की चीज़ जो है वो होती रहेगी। ये हम देखेंगे कि इसको किस तरह से इसको कहाँ तक पाकिस्तानी जो है इसको ले जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये जो ज़ीरो सम गेम है वो उससे किसी को फ़ायदा नहीं होगा, हमें कोई फ़ायदा उससे नहीं होने वाला है। हम फिर पैसे खर्च करेंगे और हमें वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। जैसा मैंने कहा, अगर आप इकोनॉमिक बेसिस पे भी कर रहे हैं तो क्या इकोनॉमिक बेसिस है? वो का पूरा माइनिंग, वो जो रिफाइनिंग होगी वो तो भारत में होनी थी, वो अब कैसे होगी? पाकिस्तान आपको रास्ता देगा नहीं, चाइना से आप रास्ता ले नहीं सकते, और ईरान से जहाँ से आपको जायदान रेलवे के थ्रू आप लाना चाह रहे थे चाबहार में, उस चाबहार को फिर से प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका ने। तो ये आप किस तरह से करेंगे? तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा, हाँ, उनसे बातचीत होनी चाहिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होनी चाहिए, लेकिन अगर ये ज़ीरो सम गेम की तरफ जा रहा है तो फिर वही चीज़ होगी जो हमने पिछले 15 सालों में किया। अब देखना है कि ये हुकूमत जो कि बहुत बुरी तरह से अभी घिरी हुई है फॉरेन पॉलिसी पे, जो उनके डिजास्टर्स हुए हैं पिछले 2 सालों में, उसको लेके तो वो क्या करती है? ये घिरा हुआ आदमी कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो रिएक्शनरी स्टेप लेता है और वो ज़ीरो सम गेम की तरफ जाता है? और तो वो देखने की वाली चीज़ है। उस पे जो भी डेवलपमेंट्स होगी हम आपके पास लेके आएंगे। लेकिन फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि ये बॉर्डर गर्म हो गया है और इसमें एक्सचेंज ऑफ अटैक्स जो हैं होती रहेंगी, और ये फर्दर अफ़गानिस्तान को नॉर्मलाइज होने में डिफ़िकल्टी ये जो है वो पैदा करती रहेगी। वो एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने ये पहला लाइन ये लिखा था कि यू कैन नॉट बाय एन अफ़गान। तो लोगों ने कहा कि यार ये तो कैसी बात कर रहे हो, तुम अफ़गान को जानते नहीं हो, ये तो बिकने वाले हैं, ये है वो है। लेकिन अगले ही लाइन में उन्होंने लिखा था कि यू कैन हायर देम ऑन आवरली बेसिस। तुम अफ़गान को ख़रीद नहीं सकते हो, लेकिन उनको किराए पे घंटे के लिए उठा सकते हो। तो ये जो है ओपिनियन है अफ़गानिस्तान के तमाम फैक्शंस का इंटरनेशनल वर्ल्ड में, और इससे आप समझ सकते हैं कि अगर आप हाईएस्ट बिडर हैं और आज आपके लिए काम कर रहे हैं, तो चाइना आपसे बड़ा बिडर है और फिर उनके लिए भी वो काम कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये ज़ीरो सम गेम जो है वो किसी के हक में नहीं है। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और इशू पे, तब तक के लिए नमस्कार।